हमारे नौजवान आने वाले दिनों में, आप लोग जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा, 2020 के समय आते आते दुनिया में इतनी बड़ी मात्रा में वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। उनके यहां सब बूढ़े 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 लोग होंगे। दुनिया के पास काम करने वाले लोग नहीं होंगे। हम पूरी दुनिया को वर्कफोर्स सप्लाई कर पाएंगे। आज पूरे विश्व को नर्सिंग क्षेत्र में इतनी मांग है, अगर भारत से हम नर्सिंग की ट्रेनिंग करके दुनिया में भेजें, उनके लिए बहुत बड़ा अवकाश है। आज विश्व को टीचर्स की मांग है। मैथ्स और साइंस के टीचर नहीं मिल रहे। क्या भारत एक टीचर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है? जिस देश के पास नौजवान हो, उन नौजवानों की क्षमता बढ़ा करके विश्व में जिस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, भारत अपनी युवा शक्ति के माध्यम से दुनिया में छा जा सकने की ताकत रखता है, दुनिया में अपनी जगह बनाने की ताकत रखता है। भारत के नौजवान की टैलेंट दुनिया को उसका लोहा मानना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों ने यहां आकर के क्या कमाल नहीं किया है। आखिरकार जो अनाज खा करके आप आए हैं, जो अनाज पानी पी करके आप आए हैं, वही तो अनाज पानी हम भी तो खा रहे हैं। अगर आप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। टैलेंट देखिए देश की। आपको अहमदाबाद में अगर 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो करीब 10 रुपया खर्चा होता है। 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया खर्चा लगता है। भारत की टैलेंट की कमाल देखिए। 650 मिलियन किलोमीटर, 65 करोड़ किलोमीटर मार्स की यात्रा की हमने। और सारा इंडिजीनियस छोटे छोटे कारखानों में पुर्जे बने थे, उसको इकट्ठा कर करके मार्स का प्रयोग किया गया। अहमदाबाद में 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया लगता है। हमें मार्स पर पहुंचने में सिर्फ 7 रुपया लगा 1 किलोमीटर का। ₹7 में 1 किलोमीटर, ये हमारी टैलेंट नहीं है तो क्या है? ये हमारे नौजवानों का सामर्थ्य नहीं है तो क्या है? इतना ही नहीं, दुनिया में हिंदुस्तान पहला देश है जो पहले ही प्रयास में मार्स पर पहुंचने में सफल हुआ। और अमेरिका और भारत नीचे ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मार्स में भी बात कर रहे हैं। 22 तारीख को अमेरिका पहुंचा, 24 को हम पहुंच गए। और इतना ही नहीं, हॉलीवुड की फिल्म बनाने का जितना बजट होता है, उससे कम बजट में मार्स पहुंच गया। जिस देश के पास ये टैलेंट हो, जिस देश के पास ये सामर्थ्य हो,
वो देश कई नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है और उसको पार करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे हमने बल दिया है। नई सरकार बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मिनिस्ट्री बना दी गई है और पूरी शक्ति, और हम इसमें दुनिया के देशों के अनुभव को भी शेयर करने वाले हैं। हम उनको निमंत्रण करने वाले हैं, आइए स्किल डेवलपमेंट में हमारे साथ जुड़िए। विश्व की स्किल यूनिवर्सिटीज हैं, वो आए हमारे साथ जुड़े। हम उस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिसमें हमारे दो इरादे हैं। एक वो स्किल डेवलपमेंट जो लोग तैयार होकर के जॉब क्रिएटर बने, दूसरा वो जिनकी जॉब क्रिएटर बनने की संभावना नहीं है लेकिन जो जॉब पाने के लिए पहली पसंद में पसंद हो जाए, उस प्रकार का वो नौजवान तैयार है। हमारे यहाँ कुछ वर्षों पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइज हुई थी बैंकें। इस इरादे से हुई थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भारत की जो मुख्य धारा है आर्थिक, बैंकिंग क्षेत्र, फाइनेंशियल क्षेत्र, उसका उन्हें सद्भाग्य मिले। और बहुत बड़ा राजनीतिक एजेंडा बन गया था। जो लोग 70s के कालखंड के इतिहास को जानते होंगे उनका मालूम होगा। लेकिन हुआ क्या, इतनी सारी बैंकिंग होने के बाद भी भारत में 50% से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनका बेचारों का बैंक में खाता ही नहीं है। और उसके कारण वो साहूकार के पास ब्याज लेता से पैसे लेता है। गरीब आदमी को साहूकार कैसे लूटता है आपको मालूम है। मेरे बोहरा समाज के मित्र यहाँ बैठे हैं, उनको पूरा पता है। क्या सरकारी खजाना सिर्फ अमीरों के लिए होना चाहिए? और इसलिए हमने एक आते ही प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, सरकार चलती है। इसका सबूत क्या? सिर्फ दो सप्ताह के भीतर 4 करोड़ परिवारों के खाते खोलने में ये बैंक वाले घर घर गए थे। आपने कभी सोचा है कि बैंक वाला आपके घर आए? पोस्ट वाला तो आता है बेचारा, बैंक वाला कभी नहीं आता है। स्थिति बदली जा सकती है, लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है और परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। और हमने ये कहा था कि 0 बैलेंस से हम अकाउंट खोलेंगे। लेकिन मेरे देश के नागरिकों की ईमानदारी देखिए। मोदी ने भले ही कहा 0 बैलेंस से खोलूंगा, लेकिन इन नागरिकों ने 1500 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवाया। मुद्दा ये बात का है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी देश में विकास में अपनी भागीदारी को किस प्रकार से करता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। यही चीजें हैं जो बदलाव लाती है। हम सब
भारत के पास बहुत संभावना है। मैंने अभी एक कार्यक्रम लॉन्च किया है और पूरे विश्व को निमंत्रण देता हूं। मैं यहां बैठे हुए आपको भी निमंत्रण देता हूं और मेरा निमंत्रण इस बात के लिए है, मेक इन इंडिया। अगर आज आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, अगर आपको लो कॉस्ट प्रोडक्शन चाहिए, तो भारत से बड़ी कोई अवसर की जगह नहीं हो सकती भाइयों। हम इस पर बल दे रहे हैं और मेक इन इंडिया के लिए आखिरकार बाहर से लोग आते समय क्या कहते हैं, साहब आते तो हैं लेकिन सरकार में इतने धक्के खाने पड़ते हैं, इधर जाए उधर जाए। अब मैं आपको कहता हूं वो दिन चले गए। ऑनलाइन सारी व्यवस्था और ये मेक इंडिया कैंपेन तो आप अपने मोबाइल फोन पर से सरकार से जुड़ सकते हो, यहां तक उसको डेवलप किया है। आप अपना एप्लीकेशन, अपनी बातें, अपनी रिक्वायरमेंट मोबाइल फोन के जरिए भारत सरकार को दे सकते हैं। और यहां जो नौजवान है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, यहां जो पहली पीढ़ी के लोग आए, बुजुर्ग लोग आए, जिनके मन में है देश के लिए कुछ करना है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि मेरी एक वेबसाइट है mygov.in। उसमें मैंने आपके सुझावों के लिए, आप कुछ जुड़ना चाहते तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है। मैं चाहता हूं कि आप इसको आज यहां से जाने के बाद जरा चेक कीजिए और देखिए कि आप कहां मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप आइए। भारत का भाग्य बदलने के लिए हम सबकी इच्छा है, आप उसके साथ जुड़िए। टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग करके हम अपनी ताकत का परिचय कर सकते हैं, हम अपनी ताकत का कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो मेक इन इंडिया, ईज ऑफ बिजनेस, हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। मैंने काम दूसरा शुरू किया है। मैंने कानून जितने पुराने हैं, बेकार है, सबको खत्म करने का शुरू किया। कानून, ऐसी कानूनों की जाल, कोई भी व्यक्ति बेचारा अंदर से एक बार गया तो बाहर नहीं निकल सकता है। मैंने स्पेशली एक एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाई है, उनको कहा है निकालो। अगर हर दिन एक कानून मैं खत्म कर सकता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होगा। अगर गुड गवर्नेंस की मैं बात करता हूं तो गवर्नेंस इजी हो, गवर्नेंस इफेक्टिव हो और गवर्नेंस जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए, उस पर हम बल दे रहे हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अखबारों में छपता था कि आजकल दिल्ली में सरकारी अफसर समय पे पहुंचते हैं। अब मुझे बताइए भैया, ये कोई न्यूज़ है क्या? ना एक
कोई न्यूज है क्या? लेकिन हमारे देश में एक खबर थी कि सरकारी अफसर समय पे दफ्तर जाते हैं। ये समाचार मुझे इतनी पीड़ा देते थे कि क्या समय पे जाना ये जिम्मेवारी नहीं है क्या? ये कोई खबर होती है क्या? लेकिन हालात ऐसे बने हुए थे। इन दिनों मैंने एक अभियान चलाया है, सफाई का अभियान। मैं जानता हूं आपको सबको ये प्रिय होगा। लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री को तो कितने बड़े बड़े काम करने चाहिए। ये काम ये कोई प्रधानमंत्री को करने वाले काम है? भाइयों, मैं नहीं जानता हूं करने वाले है या नहीं है, लेकिन मैंने तय किया है मैं टॉयलेट बनाने का काम करूंगा। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, मोदी जी बड़ा विजन बताओ ना, बड़ा विजन। मैंने उनको कहा, भाई देखिए, मैं चाय बेचते बेचते यहां आया हूं। मैं एक बहुत ही छोटा इंसान हूं, मैं बहुत ही सामान्य इंसान। मेरा बचपन भी ऐसा ही बीता है और छोटा हूं, इसलिए मेरा मन भी छोटे छोटे काम करने में लगता है। और छोटे छोटे लोगों के लिए काम करने में मेरा मन लगता है। लेकिन छोटा हूं, इसलिए छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने का इरादा रखा है। आप देखिए, हमारे देश में गंगा, आप मुझे बताइए, आप में से कोई ऐसा होगा जिसके मन की इच्छा नहीं होगी कि अपने माँ बाप को कभी न कभी तो गंगा स्नान के लिए ले जाऊं? हर एक के मन की इच्छा रही होगी। लेकिन जब पढ़ता है कि गंगा इतनी मैली हो गई है तो उसको लगता है क्या करें। आप मुझे बताइए भैया, हमारी गंगा शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गंगा साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गंगा सफाई में सारे देशवासियों ने मुझे मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप लोगों ने भी गंगा सफाई में मेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है? पक्का करोगे? भाइयों बहनों, हजारों करोड़ रुपया अब तक खर्चा हो चुका है। मैंने जब ये बात उठाई तो लोग कहते हैं, मोदी जी आप अपने आप को मार रहे हो, ऐसी चीजें क्यों हाथ लगाते हो? अगर सरल चीजों को हाथ लगाना होता तो लोग मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाते। मुश्किल कामों को हाथ लगाने के लिए तो मुझे बनाया है। और मेरी 125 करोड़ देशवासियों की गंगा के प्रति जो आस्था है, उस आस्था में मेरी भी आस्था है।
और गंगा की सफाई ये सिर्फ आस्था से जुड़ा हुआ विषय तक सीमित नहीं है। आज दुनिया में क्लाइमेट को लेकर के जितनी चिंता होती है, पर्यावरण को लेकर के जितनी चिंता होती है, उस दृष्टि से भी गंगा की सफाई आवश्यक है। इतना ही नहीं, गंगा के किनारों की जो अवस्था है, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, करीब करीब भारत की 40% जनसंख्या की आर्थिक गतिविधि ये गंगा मैया पर निर्भर है। अगर वो गंगा फिर से प्राणवान बनती है, वो गंगा सामर्थ्यवान बनती है, तो मेरे सारे 40% जनसंख्या वहां का किसान होगा, वहां का कारीगर होगा, उनके जिंदगी में बदलाव आएगा। और इसलिए एक प्रकार से एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एजेंडा भी है ये। एक 150 वर्ष हो रहे हैं महात्मा गांधी को। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी। हमने महात्मा गांधी को क्या दिया? मुझे बताइए, ये सवाल हमें हर हिंदुस्तानी अपने आप को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? जिस गांधी ने हमको आजादी दी, उस गांधी को हमने क्या दिया? कभी गांधी मिल जाएंगे तो पूछेंगे तो जवाब को दे पाएंगे क्या? और इसलिए 2019 में जब महात्मा गांधी के 150 हो, तब पूरा भारत ये संकल्प करे, हम महात्मा गांधी को जो सबसे प्रिय जो चीजें थी, एक उनको प्रिय था हिंदुस्तान की आजादी, और दूसरा उनको प्रिय था सफाई। गांधी जी स्वच्छता में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, बड़े अड़िग रहते थे। गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई, भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया। क्या भारत मां को गंदगी से मुक्त करना है हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए, तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान उनके चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? जिस महापुरुष ने हमें आजादी दी, उस महापुरुष को हम ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये जिम्मेवारी उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। (2022) में हमारी आजादी के 75 साल होंगे। हमारे यहां जब 75 साल होते हैं, जीवन में बड़ा महत्व होता है। भारत की परंपरा में 75 साल बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आजादी के 75 साल कैसे मनाए जाएं? अभी से तैयारी क्यों ना करें? हमारे मन में एक सपना है, और आप सबके आशीर्वाद से वो सपना पूरा होगा। मेरे मन में सपना है कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो, तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास
रहने के लिए अपना घर न हो। ये ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हैं जो भारत का भाग्य बदलने वाली है। और उस भाग्य बदलने के काम में हम सब मिलकर के जुड़े। 2015 अगले वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। आप सब प्रवासी भारतीय हैं, क्योंकि आप भारत से बाहर आए हैं। आपकी तरह एक M.K. गांधी भी, मोहनलाल करमचंद गांधी, ये भी प्रवासी भारतीय थे। और महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे। जनवरी 2015 गांधी के भारत आने को 100 साल हो रहे हैं। 8-9 जनवरी हिंदुस्तान में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आप में से कई लोग उसमें आते हैं। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस अहमदाबाद में होने वाला है। और महात्मा गांधी के भारत वापिस आने को शताब्दी हो रही है। और इसलिए हर प्रवासी भारतीय जो कि हिंदुस्तान से बाहर गया है, महात्मा गांधी विदेश गए, बैरिस्टर बने, सुख वैभव की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन देश के लिए जीना पसंद किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, उन सबसे प्रेरणा लेकर के आइए हम भी अपने वतन का, अपनी मातृभूमि का, जिस धरती पर हमें उसका कर्ज चुकाने के लिए अपनी तरफ से कोई न कोई प्रयास करें, अपने हिसाब से कोई न कोई कोशिश करें। कुछ बातें मुझे कहनी है आप लोगों से। प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ चीजें मेरे कान पे आई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो PIO कार्ड होल्डर जो हैं, उनकी वीजा की कई समस्याएं हैं। हमने निर्णय किया है PIO कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। खुश? उससे भी आगे जो लंबे समय तक हिंदुस्तान रहते हैं, उनको पुलिस थाने जाना पड़ता है। अब उनको पुलिस थाने जाना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से मुझे बताया गया कि PIO तथा OCI स्कीमों के प्रावधानों में फर्क होने के कारण भारतीय मूल के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर
स्पाउस के भारतीय मूल का न होने पर कठिनाई और बढ़ जाती है। किसी ने यहां शादी कर ली, बेचारा मुसीबत में फंस जाता है। मेरे साथियों, मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि कुछ ही महीनों में हम पीआईओ तथा ओसीआई स्कीम्स को मिला करके एक बना देंगे। और एक नई स्कीम जो कठिनाइयां हैं उसे मुक्त करके एक नई स्कीम आने वाले कुछ ही महीनों में उसको हम तैयार कर देंगे। तीसरी बात है, अभी अभी इंतजार कीजिए, मैं बोल रहा हूं। अमेरिका में हमारे दूतावास और कॉन्सुलेट भारत में पर्यटन की इच्छा से आने वाले यूएस नेशनल्स के लिए लॉन्ग टर्म वीजा प्रदान करेंगे। चौथी बात, बिना किसी कठिनाई के अमेरिकी टूरिस्ट भारत की यात्रा कर सके, इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन तथा वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को बहुत ही निकट भविष्य में इसको भी लागू कर देंगे। इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए सेवाएं स्पीड भी बढ़े, और यहाँ भारतीयों की संख्या भी बहुत है। अब धन की इतनी मात्रा है कि हर छोटे मोटे काम में लोग आते जाते रहते हैं, और जो आउटसोर्सिंग सर्विस है वो कम पड़ जाती है। और इसलिए हमने कहा है कि आउटसोर्सिंग जो सर्विसेज हैं उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा समय न जाए, ज़्यादा कठिनाइयाँ न हो और सरलता से आपको वीज़ा प्राप्त हो। ये साफ साफ हमने कहा है, और मुझे विश्वास है कि आपकी जो कठिनाइयाँ मेरे ध्यान में आई थी, मैंने यहाँ आने से पहले ही इस विषय में विस्तार से निर्णय करके इन चीज़ों को पूरा किया है। आप इतनी बड़ी मात्रा में आए, नवरात्रि के पवित्र त्यौहार पर आए, और मैं भी बोलता ही चला जा रहा हूँ, घड़ी की ओर